नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी ने इस समय एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिसका ट्रेलर आज दिल्ली में उस समय देखने को मिला जब बीजेपी मुख्यालय के सामने यूथ कांग्रेस के लोगों ने अमित शाह इस्तीफा दो के नारे बुलंद कर दिए। जरा इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को जरा आपको दिखाना चाहता हूं। और अमित शाह इस्तीफा दो के नारे आज बुलंद हो रहे थे इधर बीजेपी मुख्यालय के सामने, और ये बात तो राहुल गांधी पहले से कहते आ रहे हैं। आप याद कीजिए कि मानसून सत्र के समय भी यही बात हुई थी। लेकिन जरा आप देखिए इस वीडियो को, दिखाइए जरा साउंड के साथ। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राहुल जी संघर्ष करो। इसी मसले पर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु चिब ने आज लिखा है कि अमित शाह इस्तीफा दो। छात्र अपने हक और भविष्य के लिए आवाज उठाएं तो सरकार का काम सुनना है, लाठी पैलेट से दबाना नहीं। छात्रों पर कार्रवाई और बिहार में AK-47 के आदेश, हर सवाल का जवाब देना होगा, जवाबदेही से भागने नहीं देंगे, यहां कह रहे हैं उदय भानु चिब। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इसी मसले पर जो कुछ लिखा है, जरा उसको भी देखिए। कांग्रेस लिख रही है, छात्र थे, आतंकवादी नहीं। फिर AK-47 और पैलेट गन क्यों? युवा कांग्रेस ने आज दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह, देश को जवाब चाहिए। छात्रों के खिलाफ AK-47 और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? ये सवाल यहां है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे मानसून सत्र में अमित शाह विपक्ष से बचते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि विपक्ष से आमना सामना हुआ तो फिर जवाब देना पड़ेगा कि पैलेट गन किसने चलवाई और क्यों चलवाई। मानसून सत्र तो ले देकर स्थगित हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने इस सवाल को दबने नहीं दिया। अभी 21 तारीख को पुलिस थाने में राहुल 7.5 घंटे इसीलिए बैठे रहे ताकि पुलिस पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोचब की FIR लिखी जा सके, यानी पुलिस लिखे इस FIR को, दर्ज करे FIR। वहां भी अमित शाह बच नहीं पाए। और अब गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक आज हुई। उस बैठक के दौरान आज हंगामा हो गया, क्योंकि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्य चाहते थे कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर चर्चा हो, कि जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उस पर भी चर्चा की मांग की गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस समिति के अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एजेंडा में शामिल विषयों पर ही हम चर्चा करेंगे, बाकी किसी भी बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर सरकार का रवैया यही बना हुआ है दोस्तों कि एक जरूरी सवाल सवाल को किसी भी तरह से टाला जाए। लेकिन उस टालने का असर यह हो रहा है कि अमित शाह से अब इस्तीफा मांगा जा रहा है। जब मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर दिए गए, तो क्या अमित शाह का इस्तीफा लेने पर भी मजबूर होंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या अमित शाह इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्या अमित शाह इसकी बड़ी कीमत नरेंद्र मोदी से वसूल करेंगे? ये तमाम सियासी सवाल इस समय मोदी के सामने खड़े हो गए हैं। उधर जंतर मंतर का एक्सटेंशन अब देश भर में दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो कहा ही है कि 5 सितंबर से फिर आंदोलन शुरू होगा। इससे पहले बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बीजेपी का डर बढ़ा रही हैं। TRE-4 के परीक्षा पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, 100% डोमिसाइल और 17वीं, जी हां 70th BPSC परीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए।
ये बिहार की तस्वीरें हैं। आज सैकड़ों प्रदर्शनकारी जो हैं, सैकड़ों प्रदर्शनकारी का दमन, इन सबका दमन पुलिस ने वैसे ही किया जैसे पिछले महीने जंतर मंतर में किया गया था। ऊपर से कल बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदर्शन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए हिंदी कहावत कही, और वो कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, कुत्ते भौंके हजार। इसका इस्तेमाल उन्होंने किया राजेश कुमार सिंह ने। तो प्रदर्शनकारी छात्रों और विपक्षी नेताओं ने इसे छात्रों के आंदोलन से जोड़कर देखा और आपत्ति जताई। इसके बाद सिंह साहब ने सफाई दी कि कहावत को संदर्भ से अलग करके देखा जाए। उन्होंने कहा कि उनका किसी व्यक्ति या समूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से का इरादा नहीं था, और किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए उन्होंने खेद जताया। लेकिन अब खेद प्रकट से नई पीढ़ी मानने वाली कहां है? नई पीढ़ी नहीं मानती है दोस्तों। कॉकरोच कहने पर आप याद कीजिए कि सीजेआई ने कॉकरोच कहा था, शब्द कहा था, और कॉकरोच कहने के बाद सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई भी दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हश्र हुआ, सरकार का हश्र क्या हुआ, आप सबने देखा। फाइनली इस्तीफा लेकर ही कॉकरोच माने। तो कॉकरोच के बाद, कॉकरोच शब्द के बाद कुत्ता शब्द क्या आंदोलन की धार को और तेज करेगा, यह भी देखना होगा। इस बीच थोड़ी देर पहले संजय राउत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, और उनसे मुलाकात के बाद अपनी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है, शेयर किया है। ये जरा आइए देखते हैं संजय राउत ने लिखा क्या है उस तस्वीर के साथ। संजय राउत की ये देखिए, पहले आप ट्वीट देखिए। आज दिल्ली में 10 जनपथ पर मेरी मुलाकात श्री राहुल गांधी से हुई। हमने महाराष्ट्र और पूरे देश के घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की। उनसे मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि वे मोदी, शाह और बाकी सभी से बहुत आगे निकल चुके हैं। जय हिंद। मोदी, शाह और बाकी सभी से बहुत आगे निकल चुके हैं। कौन? तो राहुल गांधी। राहुल गांधी, मोदी, शाह, इन सब से काफी आगे निकल चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत, आज ये जो आज की तस्वीर है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा है कि हमने महाराष्ट्र और पूरे देश के घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की, और उनसे मिलने के बाद ये साफ हो गया है कि वो राहुल गांधी, अमित शाह और बाकी सभी से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी ये जो आखिरी लाइन है दोस्तों कि मोदी और शाह से राहुल बहुत आगे निकल चुके हैं, क्या ये जाहिर कर रहा है कि जल्द ही देश में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर कितने किस्म की चुनौतियों से घिरे हैं मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। देश में नए आंदोलन का ऐलान तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, जरा उनके पास हम चलते हैं सीधे। 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस चर्चा में उनका भी। स्वामी जी, बहुत कुछ रख चुका हूं, बिहार से लेकर दिल्ली तक, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ये संजय राउत ने ठीक बात कही, क्योंकि आज मेरी कुछ अंधभक्तों से मुलाकात हुई। वो कह रहे हैं कि भैया हम रात में सोते हैं, 9 बजे अगर सोए तो 10 बजे हमारी आंखें खुल जाती हैं, राहुल सपने में आते हैं, हमें डर लगता है, हम उड़ जाते हैं। अच्छा, जब उड़ जाते हैं तो उनको कॉकरोच दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ना उनसे सोते बन रहा है ना जगते बन रहा है, ये उनकी समस्या बहुत बड़ी हो गई है। देखिए, राहुल गांधी का कद अब इतना ज्यादा हो गया क्योंकि एक कारण और है उसका एक कारण और है कि वो एक बिल्कुल एक टावरिंग फिगर की तरह अपोजिशन में मोदी जी के सामने खड़े हुए हैं। देखिए, देश की जनता आज के तारीख में ये जो नृशंसता हर जगह हो रही है, जैसे आज आपने देखा बिहार के अंदर किस प्रकार से बेटी के सिर पे वार किया गया, जैसा बताया गया, और उसका सिर फोड़ा गया, वहां वाटर कैनन चला, वहां लाठी चार्ज हुआ। अरे भाई, आप बिहार का इतिहास नहीं जानते क्या? आपको नहीं पता कि बिहार, हमारे देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी क्रांतियां हुई हैं, उसकी शुरुआत बिहार, ये कुंवर सिंह का इलाका है। ये बिहार, ये ऐसे ऐसे महायशस्वी लोगों का इलाका है, यहां आपने लाठी चलवा दी। अच्छा, मैं तो एक निवेदन और बच्चों से करता हूं, एक डिमांड उसमें और ऐड कर दीजिए, और ये मैं सभी बच्चों से कहता हूं, जेन ज़ी और जेन अल्फा से, जितने भी नेता आज गद्दी पे बैठे हुए हैं अपनी डिग्री दिखाएं। और बिहार के अंदर सम्राट चौधरी भी अपनी डिग्री दिखाएं। जैसा बताया जाता है, उन्होंने क्लेम किया है वो एमफिल किए हुए हैं।
कुछ लोग कहते हैं साहब उनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री भी नहीं है, तो बिना हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिग्री मेरे को तो नहीं समझ में आता कोई ऐसी विधा है जिससे आदमी सीधे पीएचडी कर ले और एमफिल कर ले। लेकिन डिग्री तो देखिए दिखानी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान का आदमी अपना नाम वोटर लिस्ट पर डलवाने के लिए उसको तेरे तेरे कागज में से कोई कागज दिखाना पड़ेगा, इसके बाद भी डिस्क्रिपेंसी दिखा के उसका नाम रोक दिया जाएगा या उसका नाम काट दिया जाएगा, तो भैया जो एफिडेविट में आपने चुनाव आयोग के सामने एफिडेविट दिया है कि आपके पास डिग्री है, डिग्री तो आपको भी दिखानी पड़ेगी। हमने बहुत लोगों को देखा है जिनकी फर्जी डिग्री है, पुलिस उनको पकड़ते हुए ले जाती रही है। देखिए, मैं तो ये निवेदन करता हूं पूरे हिंदुस्तान के जेनजी और जन अल्फा से, और ये मेरा एक बुजुर्ग की हैसियत से उनसे निवेदन है। अब ये जो कॉल है 5 सितंबर की, हिंदुस्तान के सारे बच्चे, क्योंकि जिस प्रकार से कल बात हो रही थी, हमारे न्यूज पॉइंट पे ही ये बात हो रही थी, ये कहा गया था कि भाई देखिए ये जो बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर्स, ये पपेट्स हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी जो निर्देशन होता है वो दिल्ली सरकार से होता है, मोदी और अमित शाह साहब का होता है, और गोदी में ये इनका गुजरात लॉबी का होता है। तो अगर आपको लड़ना है और इसका समूल नाश करना है, ये जो एक पेपर लीक का और शिक्षा व्यवस्था में पराभव का जो एक कार्यक्रम चालू हुआ है, इसको अगर आपको रोकना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली सरकार की चूल्हें हिलानी पड़ेंगी गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से, जो महात्मा गांधी ने हमको सिखाया है। 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें गांधीवाद से दिखा दिया गया था गोडसेवाद से कैसे लड़ा जाता है। 5 तारीख को हिंदुस्तान के सारे कोने कोने से लोग, बच्चे वहां पे आए और ये कहें कि ये जो पैलेट गन चली है और AK-47 चली है, बच्चों पे जो अन्याय हुआ है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब बहुत दिन मुंह छिपा के और घूंघट में बैठ के काम नहीं चलेगा, बताना तो आपको पड़ेगा। तो देखिए राजीव जी, ये बात तो अब बिल्कुल पक्की है, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को क्यों बर्बाद किया है ये भी पता चल रहा है। और धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने सोचा था ये निशंसता करके हमारे देश के बच्चों को दबा देंगे, लेकिन जहां पे ये दबाने का प्रयास करते हैं 4 जगह आंदोलन और शुरू हो जाता है। तो मैं तो अब, जैसे राहुल गांधी आपने देखा पुणे के अंदर, भाई एक 11वीं क्लास की बच्ची इतनी ज्यादा भाव में आ गई कि उसने पहले सेल्फी खींची और पूरे लाखों उसके जो है रील चल रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा इन बच्चों ने उठा दी है, बढ़ा दी है। एक तरफ वो देख रहे हैं गांधीवाद कैसे होता है, हाथ नहीं उठाते, मारते नहीं, बल्कि अमेरिका से खबरें मिल रही है वहां का जो जेंजी है वो, अगर उनको वक्ता की बात पसंद नहीं आती वो हिंसात्मक हो जाता है। हमारे बच्चे तो ये मन की बात सुनते सुनते भी इन्होंने हथियार नहीं उठाया, कोई पत्थर तक नहीं उठाया, जबकि पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी वहां पे, ईंटों भरा हुआ, पत्थर भरा हुआ ट्रक रख के कि शायद ये हिंसात्मक हो जाए और आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिले। तो गांधीवाद का भी एक प्रतीक सामने कर दिया। और जैसे राजा राममोहन राय ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार किया था, आज जो ये राहुल गांधी कर रहे हैं और महिलाओं के और नारी सशक्तिकरण का जो असली मुद्दा उठा रहे हैं, और जो उन्होंने बात की थी कि ये जो मनुस्मृति है, और आज सुप्रिया श्रीनेत ने जिस प्रकार से मनुस्मृति के एक एक अंश को बताया है, किस प्रकार से महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि माँ दुर्गा का सृजन सारे देवताओं ने, भगवान ने इसलिए किया था क्योंकि पुरुष ये समझ गए थे कि भस्मासुर का ये जो महिषासुर का मुकाबला वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने नारी का सृजन किया था। ये सनातन विरोधी लोग हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है हम ब्रह्म हैं और वो परम ब्रह्म हैं, हम उन्हीं के अंदर जाने वाले हैं। तो जब हम उन्हीं के अंदर जाने वाले हैं और सब आत्मा हैं, और हमारा ये शरीर जो है नश्वर है और ये वस्त्र समान है, तो क्या पुरुष, क्या महिला, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, हम सब सृष्टि की एक संतान है और हमको सबको कोएग्जिस्ट करना होगा। लेकिन जैसे हमारे देश के बच्चों पे यह अत्याचार हुआ है, बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी की संतान है, ये अहिंसा के लोग हैं, और पूरे विश्व से सबक सीखेगा कि जो नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ वो भारतवर्ष में नहीं होगा। गांधीवाद के माध्यम से हम हिंसा को हराएंगे, हम गोडसेवाद को हराएंगे और अपने देश के अंदर जो हमारे पुरातन मूल्य हैं उनको स्थापित करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पुरातन मूल्य की बात आप कर रहे हैं। आज के मूल्यों पे लोग जो हैं और आज की युवा पीढ़ी, स्वामी जी, वो किसी की कुछ सुनती नहीं है। वो बहुत 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 इंटेलिजेंट है। हाथ में मोबाइल है, हाथ में मोबाइल है,
और कहती है आपको जितना लेक्चर देना है दे दो, पहले मैं चेक करती हूँ या कि चेक करूँगा तो वो चेक करते हैं। खैर, अनिल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। और अनिल सिन्हा जी ज़रा ये बताइए कि पुणे के बाद क्या कुछ बदला है, और अगर बदला है और दो चीज़ें और भी दिखाई दे रही हैं, क्या बदला है ये भी बताइए। और दूसरा, बिहार में देखिए, बिहार की तस्वीर आपके ऊपर है, बिहार की आज की तस्वीर, ये आज की तस्वीर है, और इधर दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ये भी लगाई गई है कि ये जो प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पे, उसकी जांच कमेटी जो बनाई गई है, हाई पावर जांच कमेटी, उस जांच कमेटी पर भरोसा नहीं है और उनको चेंज किया जाए, हटाया जाए। ये याचिका भी स्वीकार कर ली गई है। आज इधर देखिए, मैं कह चुका हूं कि गृह मंत्रालय की जो संसदीय कमेटी है उसकी बैठक थी, और उस बैठक में मांग की गई विपक्ष की तरफ से कि पायलट गन पे पहले बात हो, AK-47 पे बात हो और इस्तीफे पे बात हो। जो कुछ हुआ वहां पे जंतर मंतर पे उसकी बात हो। पुलिस को किसने आदेश दिया पायलट गन चलाने का, इस पर बात हो। हंगामा हो गया, मीटिंग नहीं हो पाई। तो ये सब कुछ है, आपके सामने है अनिल जी, और जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इससे क्या पिक्चर सामने आ रही है, तस्वीर क्या? देखिए, ये जो पुणे वाली जो छात्रों की गूंज हुई, वो कई मायनों में बहुत ही अलग किस्म की थी। अलग किस्म की ये थी कि जो छात्रों वाली, मतलब इसलिए नहीं कि उन्होंने छात्रों की मीटिंग रखी, जो उसमें उन्होंने जो सेट किया, मतलब जो मुद्दा सामने लाया है, जो गोल, अभी समझ लीजिए कि जो भी अभी जो परिवर्तन होना है, उस परिवर्तन में एक बड़ा गोल उन्होंने रखा, इस स्मैश पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक सत्ता को सत्ता जो है, मतलब समाज जो है उसको बदल डालो, मतलब पितृसत्ता समाप्त करो। ये अपने आप में, मतलब आप समझिए, ये एक आमूल चूल परिवर्तन जो हम लोग चूंकि जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो जब संपूर्ण क्रांति जो जिस तरह से कहा था जयप्रकाश नारायण ने, तो उस लेवल की बात है कि पितृसत्ता को खत्म करने की बात जब आती है, उसमें भी आया था कि औरतों की आजादी और बराबरी, ये सब बात आई थी, लेकिन पितृसत्ता को ध्वस्त करो, ये मतलब अभी मॉडर्न इंडिया में जो नारीवादी संस्थाओं को या संगठन, जो मतलब एडवा या ऐसे संगठन को छोड़ के बाकी किसी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं दिया होगा। तो राहुल गांधी इतना आगे चले गए, ये जो इसका मतलब संजय राउत ने जो कहा है, उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि वो बहुत आगे चले गए। और चूंकि संजय राउत की लाइन पूरी तरह क्लियर रही है, इस बीच में एक ऐसा पॉलिटिशियन या प्रवक्ता या फॉर्मर जर्नलिस्ट ही है, तो वो जो है ऐसा रहे जो जिनमें कोई किसी तरह का भटकाव नहीं दिखा, मतलब मोदी, शाह, बीजेपी गवर्नमेंट, ये सब के बारे में उनकी लाइन एकदम क्लियर रही। शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी जितना कर नहीं सकती, उतना क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपना काम किया। तो वो उनका जो पुणे के बाद जो मिले हैं, ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका अर्थ है कि कई तरह की चीज चर्चा हुई होगी, और वो सिर्फ हमको लग नहीं रहा, पुणे का मैसेज सिर्फ पुणे का नहीं था। देखिए, उसमें सिंबलिज्म के अलावा कुछ कॉन्क्रीट चीजें काफी थी, जिसमें कि अब जैसे कि यहाँ के जो मतलब आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, हर तरह के तबके, एक तो तबकाई जिसको आप क्लास वर्ग कहते हैं, मतलब वर्ण और वर्ग दोनों का था समावेश। दूसरा जो है, नेहा सिंह राठौर को उन्होंने लाया, जो कि एक कल्चरल आइकन है और यूपी से है, एकदम बोल्ड महिला है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत हर तरह की एक नेशनल मैसेजिंग की है। तो एक तरफ तो ये हुआ, तो ये जो मुलाकात है, इसको राजनीतिक रूप से ये देखा जाए कि संजय राउत मतलब शिवसेना या जो भी विपक्ष की आवाज है, उसकी तरफ से उनको ये मैसेज दिया गया, मतलब राहुल गांधी को, कि हम आपके साथ हैं, आपके नेतृत्व को अब ये करते हैं। एक तरह से उनके वो कहा भी है, जिस तरह से उससे क्लियर होता है कि उनके नेतृत्व में विपक्ष आगे बढ़े, ये मैसेज उन्होंने देने के लिए कहा। और ये चूंकि जो जिस तरह शिवसेना के सिर्फ प्रवक्ता नहीं है, वो
उसके एक तरह से काफी क्लोज हैं उद्धव ठाकरे के। तो हमको लग रहा है क्या कि एक नई रणनीति भी, क्योंकि इस बीच में एनसीपी का थोड़ा सा ये भी रहा, मतलब कमजोरियां दिखी, कई बार वो पीछे हटते हुए दिखे। पवार ने कई मिक्स सिग्नल्स दिए, मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से भी, उसके बाद अडानी को बुला रहे हैं अपने यहाँ, तो और कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स भी उन्होंने दिए, तो देते रहते हैं। वो गए नहीं है बाहर, लेकिन ये स्पेकुलेशन भी चलने लगा था कि आप जो है अब एनसीपी जो है एनडीए ज्वाइन करने वाली है, दोनों एनसीपी मिल जाएगी। तो ये सब मिक्स सिग्नल्स था। तो वो हमको लग रहा है कि शिवसेना की तरफ से, मतलब उद्धव ठाकरे की तरफ से ये क्लियर करना, मतलब संजय राउत ने किया कि भाई ये जो है हम लोग पूरी तरह आपके साथ हैं और हम जो हमारा कोई तरह का भटकाव नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा है क्या कि अभी जो पूरा सिचुएशन चल रहा है उसमें आपने सुना ही होगा कि गडकरी की एक चिट्ठी की चर्चा चल रही है, जिसमें कि गडकरी जो है लिखा है कि एथेनॉल वाले में मामले में आपके लोग, मतलब जो बीजेपी के लोग हमको टारगेट कर रहे हैं, ये सब टाइप का। तो वो एक किसी मतलब जो पावर कॉरिडोर के खबर ये देता है, वो उसने चलाई है। तो एक तो और अभी आप अगर उसको भागवत के कि अमेरिका यात्रा से जोड़ लें, और तो आप देखेंगे क्या कि मोदी जी जो है का विकल्प जो जरूर ढूंढने लगा है यहाँ भी। मतलब कमजोर जिसको आप कहेंगे कि मोरली तो वीक हो ही गए थे, अब जो है पॉलिटिकली विद इन द बीजेपी इकोसिस्टम भी वो कमजोर पड़ रहे हैं। इधर देख लीजिए क्या हुआ। इधर क्या हुआ कि इसमें आपको मानना होगा कि राहुल गांधी ने, मतलब जो ये जो सीजेपी वाला जो जंतर मंतर का मूवमेंट था, उसको अगले मतलब ये पुणे वाला तो बाद में हुआ, इसके पहले उन्होंने सेट कर दिया उसका गोल, इतना हाई गोल ये रखा, लक्ष्य रख दिया कि इस्तीफा दो। वो पहली बार उनके ही तरफ से आया कि अमित शाह को इस्तीफा का मांगने का, ये कांग्रेस और राहुल की तरफ से, फिर विपक्ष भी उसके साथ आया। तो वो जो चालू हो गया और उससे हमको हटना नहीं है। तो ये इतना बड़ा सेट कर दिया। मतलब आप अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए कहना, मतलब आप मोदी जी को स्टेप डाउन के लिए बोल रहे हैं। मतलब मोदी जी का आप सीधा इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, आप उनको मांग रहे हैं कि भैया आप दोनों अब जाइए। तो ये जो अमित शाह का इस्तीफा वाला था, और उसको वो आगे ले गए। और इसका अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह जिस तरह से स्टूडेंट मूवमेंट हो रहा है, और पुलिस जो है, पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए गैदरिंग्स इतने हैं कि उन्होंने, एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, कोई संवाद नहीं कर रहा है। अब जैसे बिहार का ही मामला है, बिहार में मान लिया बच्चे हैं, तो वहां कौन सी आफत आ गई है क्या कि जो इशू लेकर के बच्चे आ रहे हैं उनसे आप मिलिए। चूंकि नॉर्म ही बना लिया है इन्होंने, दिल्ली से लेकर जो उनके बीजेपी शासित राज्य हैं। आप देखें कि अंतर आया, कर्नाटक में भी हुआ आंदोलन, लेकिन वहां गया और जो चीफ मिनिस्टर और ये लोग गए उससे बात करने के लिए। तो जो डायलॉग का जो डेमोक्रेसी का कोर है, आप जरूरी नहीं है कि आप डिमांड मान लीजिए। झारखंड में भी आप देखिए डिमांड माना, इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि ऐसा कन्फ्रंटेशन हो जाए, हिंसा हो जाए, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये जो डायलॉग नहीं करना है, रिप्रेसिव मेजर ही लेना है। और जो हमारे खिलाफ बोला वो देशद्रोही है, दिमागी नक्सल है, वो उन्होंने कर दिया। तो ये जो है अब एक आइडियोलॉजिकल लाइन भी ड्रॉ हो गई है कि ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह जो लोग उठ रहे हैं, वो उसके पीछे है। और देखिए कि इनका असर क्या हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में अटैक किया, क्योंकि इन्होंने मैसेज दिया यही कि दिमागी नक्सल, मतलब जेएनयू टाइप जादवपुर यूनिवर्सिटी एक तरह से मतलब यहाँ का बंगाल का जेएनयू है। अपने क्वालिटी के एजुकेशन, इंटेलेक्ट सबके मामले में वो जेएनयू के बराबर है, बल्कि उससे पुराना यूनिवर्सिटी है। और उसका तो बहुत ही मतलब ये रिकॉर्ड जो है वो तो बहुत ही मतलब शानदार जिसको आप कहते हैं वो है। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो इनके चले गए, और उसका कंट्रोवर्सी आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह का मतलब गुंडागर्दी की गई, और नंदलाल बोस के बनाए हुए जो ये थे उनको प्रतीक चिन्हों को उसको भी नष्ट किया। मतलब उसको पूरा एक लीगेसी को समाप्त करने की कोशिश की। तो ये इन्होंने बढ़ा भी दिया।
तो इनका लेकिन क्या है कि ये तैयार नहीं है। मोदी जो मुझको जो लग रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है कि आइडियोलॉजिकली रिट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है। दिमागी नक्सल वाला जो उनका ये था, उससे लग रहा है कि रिट्रीट के मूड में नहीं है। दिक्कत में आ गए हैं कि इतने लोगों का सामना आप कर नहीं सकते, और हर जगह ये ट्राई भी करते हैं। जैसे प्रयागराज में भी कोशिश की कि नहीं होना चाहिए, जो ग्रेस दिखाना चाहिए, जो पॉलिटिकल ग्रेस ऐसे सिचुएशन में, चूंकि और आपको डेमोक्रेसी के प्रति एक आस्था दिखानी थी, जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी परमिट नहीं करती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी ये परमिट नहीं करती है कि आप एक डेमोक्रेटिक वे में बिहेव करें, और ना मोदी जी की पर्सनैलिटी परमिट करती है। अब आप भी देख लीजिए कि अमित शाह के जो इस बीच में भाषण हुए हैं, वो सब डिविसिव भाषण है, घुसपैठिया वही सेम घुसपैठिया, वोट बैंक फलना, इसी टाइप के। तो चेंज नहीं हो रहा है। तो कन्फ्रंट मतलब ये जो जिसको आप कहते हैं कि जो सामना मुकाबला है, वो अब बहुत अनइवन हो गया है। अब मैं जो ये कहा कि बहुत आगे निकल गए हैं, मैं संजय राउत से पूरी तरह सहमत हूं कि मामला बहुत आगे निकला। अब ये स्ट्रक्चरली पुलिस के जरिए, होम मिनिस्ट्री के जरिए ये कोशिश कर, बाकी जो इनका इलेक्शन कमीशन, जुडिशियरी, जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है इनका, मीडिया, इसके जरिए कोशिश करना चाहते हैं। आइडियोलॉजिकल फाइट अब मतलब हमको लग रहा है कि लूज कर गए हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात यहाँ पे आप बता रहे हैं। आइडियोलॉजिकल, जी आइडियोलॉजिकल फाइट पूरी तरह से यहाँ लूज कर गए हैं। और अगर यहाँ पर फाइट जो हम सड़कों पे देख रहे हैं, जो लड़ाई, जो संघर्ष सड़कों पे देख रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। ये लड़ाई बहुत मायने इसलिए रखती है कि जंतर मंतर से एक आवाज़ उठी, लेकिन आवाज़ उससे पहले भी उठ रही थी। जंतर मंतर की आवाज़ ने पिछली आवाज़ों को एक्सलरेट किया है, उसको आगे बढ़ाया है। और अब दिखाई दे रहा है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश का दूसरा, हर तरफ जंतर मंतर है, यानी एक्सटेंशन ऑफ जंतर मंतर प्रोटेस्ट वो दिखाई दे रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी का अलग अलग जगहों पर जाकर छात्रों की गूंज करना, अब खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी अगली सभा नागपुर में करने वाले हैं। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ऐसी खबर आ रही है कि नागपुर में करने वाले हैं, यानी नागपुर जो आरएसएस का मुख्यालय है, वहां से दहाड़ेंगे राहुल गांधी, तो समझिए कहां तक आवाज गूंजेगी। परेशानी होती है। और आप लोगों में से ही कोई साथी कह रहे थे कि, और हम लोगों ने देखा है कि सब करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को आरएसएस से थोड़ा बच के रहना चाहिए, आरएसएस पर सीधा प्रहार नहीं करना चाहिए। ये बीजेपी के लोग ही कहते आए हैं, माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस के लोगों में से ही कई लोग कहते आए। लेकिन अब राहुल गांधी ने प्रहार जड़ पे किया है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। 3-4 अलग अलग सिचुएशन, और देखिए सबके बीच में सेंटर पॉइंट में कौन है? अमित शाह इस्तीफा दो। संसदीय कमेटी की बैठक होती है, उसमें भी अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगते हैं। वहां देख लीजिए दिल्ली की सड़कों पे अमित शाह, ये देखिए ये तस्वीरें, इस्तीफा दो। उसके बाद हम देखते हैं बिहार में भी AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया, और वहां भी शिक्षा पद्धति से लेकर तमाम चीजों पे इस्तीफा दो। तो ऐसे में और जब अमित शाह, जैसा अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं, अमित शाह का मतलब स्टेप डाउन ऑफ, सीधे मामला जो है वो जाता है वहां प्रधानमंत्री के ऊपर। क्या बहुत बुरी तरह यहां घिरे हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? क्या यहां से युवाओं, और ये पूरा साथ युवाओं का मिल रहा है? युवा हैं, राहुल गांधी तो जहां हैं वहां हैं, लेकिन युवा सड़कों पे हैं ना। जरा तस्वीर क्या बनती है आपके हिसाब से प्रशांत जी? देखिए, एक क्राइसिस में तो पॉलिटिकल क्राइसिस में है नरेंद्र मोदी, और उससे बड़ी क्राइसिस ये है कि क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। जेनजी फोबिया हो गया है मोदी जी को, राहुल गांधी फोबिया हो गया है। अब आप देखिए वो फोबिया क्या क्या करवा रहा है। वो मोदी जी को रात के 12 बजे रील्स बनवा रहा है। योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से कंपटीशन में अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं। किरण रिजिजू नदी तैयार करके दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी एडवेंचर स्पोर्ट करता हूँ। गिरिराज सिंह पैंट शर्ट पहन के
वो भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, आई एम बेबी और वॉट। तो ये जेंजी बन रहे हैं ये सब, इनको जेंजी फोबिया हो गया है। जेंजी बनने के लिए आपको जेंजी नहीं बनना है, आपको जेंजी की बातें सुननी है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी है। आप बताओगे, चलाओगे उनका पैलेट गन, AK-47 लाठियां किलो लगी हुई, उसके बाद आप तैर के दिखाओगे, अंग्रेजी बोलोगे, कोई पैंट शर्ट पहन के आएंगे गिरिराज सिंह। ये इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि ये इस प्रॉब्लम से निकले कैसे। और 2-3 फ्रंट पे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, जिस नाव पे सवार हैं उस नाव में छेद हो गया है, और उसमें बड़ा छेद जो हुआ है वो पुणे में ही हुआ है, जब मनुस्मृति पे प्रहार हुआ है, जब वो पेट्रियार्की पे प्रहार हुआ है, जब ये कहा गया कि ध्वस्त करो प्रतिसत्ता को। ये ऐसी आइडियोलॉजिकल प्लैंक है जिस पे आरएसएस की बुनियाद खड़ी है। महिला का शोषण करके उसको अधिकार न देकर ही तो पुरुष समाज ताकतवर बना है, जाति व्यवस्था बनी है। तो ये पूरा जो मनुवाद का स्ट्रक्चर है, वो उसकी बहुत बड़ा जो आधार है वो महिला को सीमित करना है। उसमें राहुल गांधी ने पुणे में प्रहार किया है, तो इनकी वैचारिक नाव में भी छेद हो गया है। एक इनके पास था एक रास्ता या लोगों को बेवकूफ बनाने का। अभी आपने कहा कि जेनजी के सामने फेक न्यूज भी नहीं चल सकती ना, युवा के सामने। उसके हाथ में मोबाइल है, वो 1 मिनट में AI के एप्लीकेशंस में जाएगा और 30 सेकंड में बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बयानी कर रहे हो। अभी आपको मैं एग्जांपल बताऊं, दोपहर में चर्चा भी हो रही थी इस पे कि जब से राहुल गांधी ने मनुस्मृति पे हमला किया है पुणे, तो तमाम बीजेपी के नेता आ रहे हैं टीवी चैनलों पे, और टीवी चैनल के एंकर भी जो गोदी मीडिया है, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, प्रशांत जी को ले आइए स्क्रीन पे। जी जी प्रशांत जी, मुझे भी राहुल गांधी फोबिया हो, राहुल गांधी को ले आ रहे हैं। मुझे भी राहुल गांधी फोबिया हो हम जाएगा। अपनी बात खुद ही करेंगे। मैं भी अंग्रेजी बात कर क्या बात, हम लोग क्यों बात करें, चलो राहुल गांधी को बुला लेते हैं। वही बात करें। तो जी प्रशांत जी प्लीज। तो जो मनुस्मृति का मामला है, बीजेपी के नेता गोदी मीडिया में आके बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो है मनुस्मृति के बारे में जानते नहीं है, और वो मनुस्मृति को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। ये युवा लोगों ने चैट जीपीटी से या AI से निकाल लिया मनुस्मृति क्या है। आप कहाँ लड़ेंगे उनसे? इनके पास टेक्नोलॉजी है। ये सबसे क्रिएटिव और सबसे इन्फ्लुएंशियल तबका है सोशल मीडिया में, जहां खेल हो रहा है। बाकी लोग तो स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। कंटेंट क्रिएटर तो यही हैं, ये खिलाड़ी हैं। अब उसको आप बताओगे कि मनुस्मृति में ये नहीं वो नहीं, जितनी देर में आपकी बात खत्म होगी उतनी देर में मोबाइल से वो निकाल लेगा चैट जीपीटी से मनुस्मृति का ट्रांसलेशन, और बता देगा, श्लोक बाय श्लोक बता देगा, उसका तर्जुमा बता देगा। तो यहाँ पे इनको एक परेशानी हुई है। दूसरा, ये फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी फ्रंट है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अभी 28 तारीख को शायद मोदी जी जा रहे हैं विदेश जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज में जा रहे हैं, और फिर वो होगा। तो विदेश नीति पर 2 बड़े हमले हुए। मोदी जी की विदेश नीति कुछ नहीं है, वो इवेंट मैनेजमेंट है। वहाँ NRIs मिलेंगे, 28 तारीख को जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा 29 तारीख को या 28 को ही खबर आ जाएगी। कोई एक महिला मिलेगी जो एयरपोर्ट पे या कहीं आएगी,
वो ये कहेगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने मोदी जी को छू लिया, देख लिया। उसके बाद ये वो आज कोई की तस्वीर देखिए, ये आज की तस्वीर देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। राहुल गांधी ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, कहीं गाड़ी रोक के जूस पीने लगते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आज की, जरा फुल स्क्रीन ले आइए इस तस्वीर। थैंक यू। बहुत अच्छा काट रहे हो भाई। नमस्कार, कैसी हो? यही दुकान है हमारी। हाँ, आपके साथ ही दुकान में क्या, दुकान में क्या? यही चाय। कोई बात नहीं जा रहे भाई। आपके राहुल जी, आप ही की वैसे दुकान में मिले हुई हम आपके साथ ये वाली बहुत अच्छा लगा। देख लीजिए, ये अब रविशंकर चल रहा है राहुल गांधी का। प्रशांत जी, अब रविशंकर प्रसाद को उतारा जाएगा जूस पिलाने। पार्टी वही मैं हाईकमान कह है, रहा हूँ रविशंकर कि प्रसाद को कोई कहेगी कि स्विमिंग जाओ करने लग सड़क पे रहा है, कोई जूस, अब कोई जूस पिएगा राहुल गांधी की तरह। क्या क्या करे भाई, परेशान हो जाएंगे बीजेपी के लोग। तो अब यही करना पड़ेगा इनको। चला गया होगा वहां से फरमान की किसको जूस पिलाना है, असाइनमेंट नितिन नवीन पियेंगे कि रविशंकर प्रसाद पियेंगे। बड़ा देखिए, फॉरेन पॉलिसी में अभी जाएंगे तो ये होगा कि एनआरआईज खड़े मिलेंगे, कोई एग्रीमेंट की बात नहीं होगी, कोई स्टेटमेंट नहीं इशू होंगे, कुछ नहीं होगा। केवल एनआरआई से मिलने जाते हैं विदेशों में। तो विदेश नीति पे दो बड़े झटके आए हैं। एक, राहुल गांधी ने जो इनकी विदेश नीति का जो सबसे बड़ा पिलर है कि गले लगना, झप्पी देना बड़े नेताओं को, विदेशी नेताओं को, उसका मजाक उड़ा दिया। दूसरा कि कल परसों सर्जियो गोर ने, जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने एक बम फोड़ दिया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, सवालों से डरते हैं। ये बता दिया उसने, बड़ी महफिल में बता दिया। हुआ क्या है राजीव जी कि अभी तक तो मोदी जी की आलोचना होती थी, अब मजाक उड़ने लगा है। और ये एक बड़ी समस्या है। किसी का मजाक उड़ने लगे अगर, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं मोदी जी के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी ने कहा ना, वो इन्होंने शिवसेना के कि मोदी और अमित शाह को पीछे छोड़ चुके हैं राहुल गांधी। वो पीछे और आगे की बात नहीं है, लेकिन जहां पे मोदी पहुंच गए हैं वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। वो वापस 2014-15 के मोदी अब वापस नहीं आ पाएंगे। गोदी मीडिया का असर नहीं है, हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा, तो बहुत सारी चीजें, मतलब सारे इंजन फेल हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सारे इंजन फेल हो गए। एक तरफ हंगामा मचा हुआ है सड़कों पे, दूसरी तरफ राहुल गांधी वो सब कर रहे हैं जो करने के लिए बीजेपी को बाहर आना पड़ रहा है। चाहे डाइव कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जाके स्कूबा डाइविंग करते हैं तो फिर उधर किरण रिजिजू आके तालाब ड्राइविंग कर रहे हैं, नदी डाइविंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ करने की कोशिश, जेनजी के साथ मिलते हैं राहुल गांधी, बात करते हैं, लेकिन उनका अंदाज वो अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते राहुल गांधी। मगर दूसरे लोग जो हैं बीजेपी की तरफ से जो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, पायजामा कुर्ता उतार के और सूट बूट में आते हैं, लेकिन वो उस ढंग से नकल नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी जब अभी गए थे पुणे, तो वहाँ एक लड़की आदिवासी और उन लोगों के छात्रावास को लेकर, हॉस्टल को लेकर एजिटेशन चल रहा था, आंदोलन चल रहा है। उसके लिए अब राहुल गांधी ने कल रात को चिट्ठी लिखी वहाँ के मुख्यमंत्री को, देवेंद्र फडणवीस को। उस पर प्रतिक्रिया दी है इधर आदित्य ठाकरे ने। क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं और सीधा आएंगे अमलेंदु जी के पास। जरा सुनिए आदित्य ठाकरे को। मुख्यमंत्री को आदिवासी जो, मुझे नहीं लगता राहुल जी कभी छुपा लेटर लिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने लेटर लिखा है, आदिवासी विद्यार्थी, आदिवासी समाज के जो विद्यार्थी है, पिछले 10-12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। जो लेटर में लिखा है अगर आप पढ़े तो वही सारे जो राजनीतिक दल है, जो सामाजिक संगठन है, वही मांग कर रहे हैं कि इनकी जो बातें हैं, कोई जाके उनसे मिल तो लो, बात तो करो, डिस्कस तो करो, और जो भी बातें हैं उसमें कोई हल निकल सकता है। ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है। बात यही है कि जो उनकी मांग है
उसमें कुछ बातें ऐसी कि अभी के अभी आप इसमें से हल निकाल सकते हो, तो क्यों नहीं करें? क्या क्या गुस्सा है आपके मन में कि अगर कोई विद्यार्थी बात पूछे तो आपको वो एंटी नेशनल लगने जाता है, आपको अर्बन नक्सल लगता है? क्या भाजपा के मन में इतना क्यों घृणा है उनके मन में? आदिवासी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तो सुना आपने, एक तरफ उधर यहाँ आदित्य ठाकरे को भी आप सुन रहे थे, इससे पहले आपने देख लिया साझा करते हुए तस्वीर अपने साथ संजय राउत को। संजय राउत मिलके आए अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से और कह रहे हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी अमित शाह इन सब से कई गुना बाहर, मतलब आगे निकल चुके हैं। वो काफ़ी पीछे रह गए हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी काफ़ी आगे निकल चुके हैं सियासत में। और यहाँ पर कह रहे हैं आदित्य ठाकरे कि राहुल गांधी छुपा हुआ पत्र यानी गुप्त पत्र नहीं लिखते हैं, जो लिखते हैं सामने रखते हैं। और उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको, कि आदिवासी छात्र जो आंदोलित हैं, छात्राएं खासकर छात्रावास की, उनके हक में उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी है। एक एक पॉइंट इन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा देखा है। अमलेंदु जी देखिए कितने, अगर आप एक आंदोलन, एक एजिटेशन जो जहां हो रहा है उसकी बात अगर करें तो एक घंटा कम से कम आपको देना होगा। आप दिल्ली में देखिए यूथ कांग्रेस, NSUI, उसके अलावा और भी कई संगठन अलग अलग ढंग से आंदोलित हैं। आप देख लीजिए बिहार में जो आज कुछ हुआ वो देख लीजिए। साथ में विपक्ष राहुल गांधी का साथ देता हुआ, साथ आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर से बारिश हो रही है दिल्ली में और संसद भवन का बुरा हाल बना हुआ है। छोड़िए संसद भवन की बात, क्या करें, नरेंद्र मोदी के करिश्मे हैं, कारनामे क्या बताऊं। लेकिन अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? और ये जो प्रशांत जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को जेनजी फोबिया हो गया है, कितना सहमत हैं आप ये फोबिया से? बिल्कुल राजीव जी, पूर्णतः सहमत हूँ। और दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा भी था कि ये जेनजी फोबिया जो है हो गया है इनको, मोदी जी को और पूरी बीजेपी को। तो ये समझ में भी आ रहा है कि जेनजी फोबिया हो गया, क्योंकि अब इनको सब जगह जेनजी दिखाई पड़ता है। अब जिसको देखो बीजेपी के नेता को वो जेनजी की बात करता हुआ नजर आता है। कल हमने दिखाया गिरिराज सिंह कैसे जो है पैंट पहन के आ गए हैं जेनजी बनकर। मुझे तो खतरा है कि मोदी जी भी किसी दिन जो है वो क्या बरमूडा कहलाता है वो पहनकर आ जाएंगे जेनजी से बात करने के लिए। तो हो सकता है मोदी जी भी आ जाएं, जेनजी फोबिया यही तो होता है। तो मोदी जी भी बरमूडा पहन के आ जाएं, अमित शाह जी बरमूडा पहन कर आ जाएं कि हम भी जेनजी हो गए। भाई जेनजी जो है बरमूडा पहनने से जेनजी नहीं हो जाएंगे, ये समझना पड़ेगा। जो जेनजी है उसका एक वर्ग है और वो वर्ग जो है वो उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो तो आकांक्षाओं की वजह से जेनजी है। वो सिर्फ एक उम्र के लिहाज से जेनजी नहीं है कि सब जेनजी है तो उम्र के लिहाज से। उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जो समाज को बदलना चाहता है, समाज को बदल रहा है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जिस तरीके से तनकर सरकार से सवाल कर रहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सरकार सवालों से डरती है, इसीलिए जेनजी फोबिया हो गया है। क्योंकि जेनजी सवाल कर रहा है और सवालों के जवाब सरकार के पास है नहीं। क्योंकि सरकार तो अभी तक आदेश देती रही है, मोदी जी तो आदेश देते रहे, मन की बात करते रहे। ये जेनजी जो मन की बात सुन नहीं रहा है, ये अपने मन की बात कह रहा है। भले ही गालियों के तौर पे कह रहा हो, भले ही गालियां दे रहा हो 250 कुंटल मोदी जी को रोज, और मोदी जी खा रहे हो उसको, लेकिन वो अब इन गालियों के जरिए भी एक रचनात्मक काम कर रहा है कि वो अपने सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि सिस्टम सुधरना चाहिए। वो ये कह रहा है कि आपकी जो व्यवस्था है ये खराब है, आपने शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी 12 सालों में, आपने शिक्षा व्यवस्था का कूड़ा कर दिया। वो जेनजी जो ये बातें कह रहा है, इसका क्या जवाब है मोदी जी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास, ये महत्वपूर्ण बात है। तो अब अगर किरण रिजिजू साहब जो है वो चाहे वो 20वीं मंजिल से छलांग लगा दें और चाहे नदी में छलांग लगा दें और चाहे कुएं में छलांग लगा दें, तो उनके छलांग लगाने से जेनजी संतुष्ट हो जाएगा कि किरण रिजिजू साहब भी जो छलांग लगा लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। सरकार जेनजी की किन समस्याओं को हल कर रही है, उनकी किन बातों को मान रही है, परिवर्तन तो उससे आना है जो कि आप सुनने को तैयार नहीं है। तो ये संकट है। तो जो जेनजी फोबिया जिस तरीके से हो रहा है राजीव जी, तो हो सकता है कि बरमूडा पहन के मोदी जी अमित शाह जी भी आए कि अब जेनजी की बातें सुनना है। बहरहाल ये कर, लेकिन जो राहुल गांधी ने राजीव जी पुणे से चोट किया, उससे भारतीय जनता पार्टी उबर नहीं पा रही है, तिलमिला गई है बुरी तरीके से। और आप देखिए कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी का चूंकि जवाब देना है, तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि राहुल गांधी का जवाब देने के लिए आप जो आ रहे हैं, आप राहुल गांधी के ट्रैप में ही फंसते चले आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पितृसत्ता को ध्वस्त करो, स्मैश पैट्रियार्की की, तो आप पितृसत्ता के समर्थन में ही खड़े होते चले जा रहे हैं। पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता यही है
कि आरएसएस में स्वयं सेवक होंगे, स्वयं सेविका नहीं होगी। यही पित्त सत्ता है। 100 सालों में आरएसएस अपनी एक स्वयं सेविका का नाम बताए जो स्वयं सेविका के तौर पर नियुक्त हुई हो आरएसएस में, जिसने शाखा में जाकर नमस्ते सदावत्सले गाया हो। किसी एक का नाम बता दे आरएसएस। तो यही पित्त सत्ता है। और आप उस पित्त सत्ता से लड़ने के लिए देखिए राजीव जी, जो लड़कियां पहुंची थी उन्होंने पित्त सत्ता के नाम पे जो बातें कही हैं, क्या आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी इस बात का समर्थन करेंगे कि अगर कोई लड़की अकेले जा रही है तो उसको छेड़ा जाए? पित्त सत्ता का समर्थन तो यही कहता है कि अगर कोई लड़की जा रही है, आप छेड़ रहे हैं, यही पित्त सत्ता है, क्योंकि आप उसको बताना चाहते हैं कि तुम दोयम दर्जे की, हम पुरुष हैं। तो इसके खिलाफ जो राहुल गांधी खड़े हुए और जिस तरीके से वहां छात्राओं का समर्थन मिला, तो ये अब उनके लिए बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता चला जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो नई बहस छेड़ी है, ये नया तूफान राहुल गांधी लेकर आए हैं, इससे राजीव जी तमाम किले जो है वो ध्वस्त होंगे। सत्ता के किले भी ध्वस्त होंगे और किले ध्वस्त होंगे राजीव जी समाज के भी। और मुझे याद पड़ता है, अनिल सिन्हा जी इसकी पुष्टि करेंगे राजीव जी, शायद रोजा लग्जमबर्ग का कथन है कि जिस दिन महिलाओं के श्रम की चोरी का खुलासा होगा, उस दिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चोरी का खुलासा होगा कि किस तरीके से महिलाओं के श्रम की चोरी हुई है। तो राहुल गांधी जिस तरफ लेकर जा रहे हैं और जिस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, उससे निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है राजीव जी, किसी भी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी चाहे अनचाहे राहुल गांधी के स्टेप में फंसती चली जा रही है। राजीव जी, कौन ऐसी लड़की होगी जो ये कहेगी कि हाँ ठीक है भाई, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, सड़क पे हमको लड़के छेड़ते हैं, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए? कौन लड़की ऐसा कहेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी है उसमें, उस पित्त सत्ता के समर्थन में, जिस पित्त सत्ता को ध्वस्त करने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं। तो ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि ये राहुल गांधी ने आकर चोट कहाँ की है। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने पित्त सत्ता पर जो चोट की वो पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं, वो समाज का एजेंडा है और वो किसी एक धर्म का एजेंडा नहीं है, वो एक समाज का जो एजेंडा है उस पर राहुल गांधी चोट कर रहे हैं। तो ये तो सभी दलों का कार्यभार होना चाहिए था कि इस पित्त सत्ता को ध्वस्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि पित्त सत्ता को ध्वस्त किया जाए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो, उनके श्रम का उनको मूल्य मिले, सुरक्षित जीवन हो? भारतीय जनता पार्टी ये कहने को तैयार क्यों नहीं है? तो यहां आकर राजीव जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती जा रही है और राहुल गांधी नए नए तरीके लेकर। आपने भी जैसे कहा था कि भाई कि हम लोगों को ये उम्मीद तो थी कि ठीक है उन्होंने महिलाओं की बात की है कि महिलाओं की बात होगी, लेकिन राहुल गांधी इस मोड पर लेकर आ जाएंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को, इसकी आशा बिल्कुल नहीं थी। और यही राजीव जी राहुल गांधी ने ये जो कदम उठाया है, ये बहुत साहसिक कदम आप कह सकते हैं। आज तक स्वतंत्र भारत, क्या राजीव जी परतंत्र भारत में भी किसी ने इस तरीके का कदम नहीं उठाया था। महात्मा गांधी, मैंने पहले भी कहा कि महात्मा गांधी ने भी जब अछूतोद्धार का कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने पहले कांग्रेस की चवन्नी वाली संस्था छोड़ दी थी और इसी तरीके से उन्होंने उसके लिए किया। उनका विरोध भी होता था, लेकिन उन्होंने अपने उस पर दृढ़ थे, कायम थे। राहुल गांधी भी अगर राजीव जी इसी पर कायम हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे कि मैं वहीं जाऊंगा, उसी कार्यक्रम में जाऊंगा जहां पित्त सत्ता को ध्वस्त करने की बात होगी, जहां परिवार के अंदर लड़कियों को बराबर का सम्मान मिलेगा और पित्त सत्ता वहां हावी नहीं होगी, तब राजीव जी किस तरीके से समाज बदलेगा, क्या इसकी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है? भाजपा की दिक्कत दूसरी राजीव जी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक तरीके से आखिरी जो सीढ़ी है वैचारिक स्तर पे बहस करने की या उस पर टिके रहने की, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान है। उससे आगे उनके डिक्शनरी में चीजें ही नहीं है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाति विद्वेष, इसके अलावा। तो उस के सामने राहुल गांधी जो चीजें लेकर आ रहे हैं, तो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा जो है वो राहुल गांधी के इस एजेंडे से लड़ नहीं सकता किसी तरीके से। तो ये बेचैनी भी एक तरीके से बढ़ती चली जा रही है। अब जैसा कि कहा शायद सिन्हा जी ने कहा कि वो मतलब ये लगता है कि आरएसएस राहुल का विकल्प खोज रहा है नरेंद्र मोदी का, तो निश्चित तौर पर राजीव जी हम लोग पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि आरएसएस अब नरेंद्र मोदी का विकल्प खोज रहा है और राहुल गांधी भी ये बात कह चुके हैं अपनी अंदर की बैठक में। इस तरह की खबरें हैं कि उनके अंदर भी अब ये मोदी का विकल्प खोजा जाने लगा है, चूंकि मोदी लड़ नहीं पा रहे हैं, मोदी जो है वो उनके अंदर बचा नहीं है कुछ। तो मोदी के अंदर बचेगा कहां से? सवाल तो ये ना कि मोदी के अंदर भी जो कुछ था वो वही था जो आरएसएस की शाखा से सीखा था। तो आरएसएस के पास ही क्या बचा है जो लड़ पाएंगे? तो इसीलिए राहुल गांधी राजीव जी मोदी जी को कम रखते हैं निशाने पर, आरएसएस को ज्यादा रखते हैं।
और कल प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की बातें होती हैं कि सब आरएसएस के बारे में मत कहिए, लेकिन राहुल गांधी उससे नहीं जगमगाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि विचारधारा के स्तर पर जहां आरएसएस को पटका जा सकता है वहीं भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इसीलिए राहुल गांधी विचारधारा के स्तर पर जुड़ रहे हैं इस आइडियोलॉजिकल वार में। और पहले भी राहुल गांधी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि ये आइडियोलॉजिकल वार है, हम आरएसएस के खिलाफ जुड़ रहे हैं। तो इस आइडियोलॉजिकल वार में आरएसएस के पास कौन से अस्त्र हैं? फिर तो सत्ता का ही तो अस्त्र है आपके पास, और हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक विद्वेष का अस्त्र है। इसके अलावा कोई अस्त्र आपके पास है ही नहीं। और ये अस्त्र जो है, ये नई पीढ़ी राजीव जी ध्वस्त कर रही है। मैं फिर कहूंगा कि नई पीढ़ी जो है वो जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़ रही है, और इसीलिए जेनजी फोबिया मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को होता जा रहा है। जी जी, विचारधारा की लड़ाई, क्या ये मामला जो है विचारधारा की लड़ाई में फंसा हुआ है? और इन सब के बीच ये युवाओं की जो टोली अब बाहर निकल चुकी है, ये कितना परेशान कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार को? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है कि देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, एक स्टेट्समैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो स्टेट्समैन थे। उन्होंने ये नक्शा देखा था, एक प्लान बनाया था कि भारत 50 साल बाद कैसा होगा। इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो उन्होंने दी थी वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूशंस की, एक एक एम्स की, हर तरह की ऐसी व्यवस्था उन्होंने कायम कर दी थी, जबकि हमारे पास अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और उसके लिए उन्होंने खैर अपने आनंद भवन, स्वराज भवन सब दान कर दिए थे, अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी, क्योंकि वो स्टेट्समैन थे। उन्हें पता था भारत किस वजह से मजबूत हो सकता है। ये बात महात्मा गांधी को भी पता थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता थी। देखिए पाकिस्तानियों ने कहा भी था कि पाकिस्तान और भारतवर्ष में अंतर क्या है। भारतवर्ष और पाकिस्तान में अंतर यह है कि हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उनके पास वो नहीं था। उन्होंने सेकुलरिज्म को नहीं माना, वो धर्मांधता की ओर चले गए, हम लोग सेकुलरिज्म की ओर रहे। इसीलिए आज भारत इतना डेवलप हो गया। लेकिन पिछले 12 साल में जिस प्रकार की विदेश नीति बनाई गई, उसके माध्यम से हमारे देश को पीछे पूरे विश्व काट के रख दिया। एक गुट था रूस का, चीन का, ईरान का, नॉर्थ कोरिया का, उससे आपने बिल्कुल विरोध ले लिया। अब जैसे यहाँ पे ब्रिक का कंट्रीज का सम्मेलन होने वाला है, उसके अंदर चीन ने कह दिया हम बहिष्कार करेंगे, हम नहीं आएंगे। बांग्लादेश ने भी करीब करीब ये निर्णय ले लिया कि हम नहीं आएंगे। अरे भैया, ब्रिक कंट्रीज अगर नहीं आएंगे तो चेयरमैन साहब करेंगे क्या? तो इधर आप कर रहे थे, उधर फिर अमेरिका के सर्जियो गोर अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे पूरी तरह से मोदी जी का पर्दाफाश कर रहे हैं। उधर वो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। जब जापान में आप जाते हैं वहां भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात होती है। आप देश के किसी भी देश में जाते हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। तो देश के अंदर असल में जो सबसे बड़े इनके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, जिसके अंदर ये पैसा दे के और बाकी भावनात्मक मुद्दों पे, एक युवा था इनके पास, एक महिला थी। तो राहुल गांधी ने युवाओं को भी जागृत कर दिया। खैर युवा खुद भी जागृत हो गए, वो भी सड़क पे आ गए, वो भी अपना अधिकार मांगने लगे। और उसके बाद जो महिलाएं थीं उसको भी राहुल गांधी ने एड्रेस कर लिया। अब इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल ये हो गई है, जितना ज्यादा ये मनुस्मृति का समर्थन करेंगे, उसको सेव करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले भी मैंने कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने आज जो बताया कि मनुस्मृति के किस छंद में क्या क्या लिखा गया है महिलाओं के बारे में। अब मानी बात है कि अगर चीज पे चर्चा होगी, उसमें सेमिनार्स होंगे, उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, तो ये तो मानी बात है कि किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि भेदभाव हो जाए। और इस प्रकार से हर चीज के अंदर आरएसएस के ऊपर, और बिल्कुल सही बात है, 100 साल के अंदर आपके यहाँ रज्जू भैया को छोड़ के सारे ब्राह्मणी अगर आरएसएस प्रमुख बनेंगे और महिलाओं को उसमें स्थान नहीं मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल बात सही है कि आप वर्ण व्यवस्था में व्यवहार करते हैं, आप उसमें बिलीव करते हैं, आपको आरएसएस प्रमुख बनने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता है। तो आप अगर इस प्रकार की भेदभाव वाली चीजें, और दूसरा ये जो आंदोलन आप चला रहे हैं जंतर मंतर की, आज के यूजीसी इधर उधर, मतलब हर वो चीज जिससे हमारा देश कमजोर हो, आपस में झगड़े हों, जुलाहों जैसे कहते हैं ना, सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठा लट्ठा। यहाँ नौकरियां नहीं है, यहाँ नौकरियां भरी नहीं जा रही हैं। आप बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, आप बात कर रहे हैं दूसरी चीज की। हमारे देश के अंदर स्कूलों की यह हालत है कि वहाँ मवेशी भी रहते हैं, वहाँ भूसा भी रहता है, वहाँ उपले भी रहते हैं, वहीं बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब तो ये मुद्दा हमारा पटरी पे लौट आया है, हमारे देश का मुद्दा पटरी पे लौट आया है। हमारा देश आज भी विश्वगुरु बन सकता है अगर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया जाए, और इसे करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। 8,000 करोड़ आपके पीएम के फंड में पड़े हुए हैं,
10,000 करोड़ बीजेपी के फंड में पड़े हुए हैं, 18,000 करोड़ से कम। और जो टीचर्स हैं उनको पाबंदी लगाइए, क्लास में आए, बच्चों को पढ़ाएं, और जहां तक हो सके इंटरनेट की सुविधा दीजिए, माँ बाप अपने घर बैठ के देख सकें उनको बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और उनसे क्या कराया जा रहा है। हमारे देश की अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई होती, पिछले 12 साल जो हमने लूज किया है और पूरी तरह से अपने देश को एक प्रकार से चीन के हवाले कर दिया है कि सारी चीजें इम्पोर्ट करके अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, अपने आपने मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर दिया है, तो राजीव जी वास्तविकता ये है, ये 12 साल की जो हमारी एक प्रकार की लॉस हमने इनकर किया है, इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। जैसे राहुल गांधी पटरी में वापस लाने को चीजों में प्रयास कर रहे हैं, हमारा देश चलेगा सेकुलरिज्म से चलेगा, हमारा देश चलेगा संविधान से चलेगा, हमारा देश से चलेगा, हमारा देश गांधीवाद से अहिंसात्मक तरीके से बात कहने से चलेगा। और जिसको राहुल गांधी परस्यू कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो आज बिहार के अंदर किया है, जो उन्होंने 20 तारीख को जंतर मंतर में किया है, उससे सिद्ध होता है ये गोडसेवादी लोग गांधीवाद से ही हारेंगे, अहिंसा से ही हारेंगे। और इस बार जब ये जाएंगे तो 50 साल तक ये लौट नहीं पाएंगे। अब ये भूल जाएं कभी सत्ता में आएंगे, क्योंकि हमारे देश के जेनजी और जेन अल्फा ने समझ लिया है ये लोग हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं और देश को अंदर से तोड़ रहे हैं। जी जी, या प्रशांत जी कैसे देखा जाए, यहाँ पर युवाओं की हुंकार बदल कर रहेंगे सरकार, ये जो हुंकार है ये कितनी मजबूती के साथ अब सुनाई दे रही है और इससे कितना अलर्ट मोड में जाना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को? अलर्ट मोड में तो वो आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि वो जब वो फोबिया है, वो फोबिया गलतियां करवा रहा है। जैसे इन्होंने राहुल गांधी के पीछे अगर युवाओं की भीड़ है तो उसको भीड़ को छांटने के लिए इन्होंने जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक को लेकर आए, अन्ना हजारे 2 बनाकर उनको, और वो कंट्रोल के बाहर हो गया, उनके ही उल्टा पड़ गया। दूसरा उन्होंने कि युवाओं के बीच में डिवीजन पैदा किया जाए, तो ये आरक्षण हटाओ अभियान शुरू करा उन्होंने जंतर मंतर के विरोध में, आरक्षण हटाओ अभियान शुरू किया। अब ये जो भारत का अभी इस जनरेशन का युवा है, वो तो बाय नेचर बहुत इंक्लूसिव है, उसकी दुनिया ही अलग है। वो गोदी मीडिया देखता नहीं है, उसको धुरंधर उसने देखी नहीं, उसको देखनी भी नहीं है, उसको केरला फाइल्स देखनी नहीं है, उसका एंटरटेनमेंट ही अलग है, उसके रोल मॉडल्स अलग है, उसकी दुनिया ही अलग है। और उसको आप बांटना चाह रहे हो कि जाति में, तो वो भी उल्टा पड़ गया, बल्कि वो उससे नुकसान होगा। जितना वो आंदोलन बड़ा हो रहा है, वो आंदोलन इनको ही नुकसान करेगा, क्योंकि वो फिर उसका रिएक्शन होगा। पिछड़ा वर्ग में, दलित में, ट्राइबल में, सब जगह रिएक्शन होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी। वो प्रतिक्रिया में फिर फंस जाएंगे आप। इसलिए फंसेंगे कि 90% तो सवर्ण वोटर आप ही का है। तो ये एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गए हैं मोदी जी और बीजेपी। और ठीक कहा स्वामी जी ने कि जाएंगे तो लंबे समय तक जाएंगे। हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं राजीव जी कि 2029 में होना जो होना, तो अभी इतनी पैनिक वाली बात क्यों हो रही है? एक सवाल किसी के दिमाग में आ सकता है। पैनिक वाली बात अभी है उनके लिए, इसीलिए वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि किसी से डिलिमिटेशन को करवा लें, SIR कर लें। तो अब जो सत्ता में बने रहने के दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं। अब उनको वो समझ गए कि चुनाव जीतकर नैरेटिव कंट्रोल करके वो नहीं होगा, तो सत्ता में बने रहने के दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं। मैं फिर कह दूं कि वो भी उसमें भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो मौजूदा समय की समस्याएं इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आप भविष्य की जो चीज़ें आप करना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन कर लें, SIR से वोटर हटवा दें और फिर चुनाव करवाएं, तो ज्ञानेश कुमार के जरिए अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं
और सिर्फ ज्ञानेश कुमार के जरिए ही, तो किसी दिन ज्ञानेश कुमार भी सोचेगा कि भाई हम ही क्यों ना आ जाएं। तो वो संभव नहीं है। वो चीजें अभी आपको लगता है कि बड़ा पैनिक है और लोगों को कुछ करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो जनता का सैलाब आता है, हम एक मिडिल ऑफ एजिटेशन में है, मिडिल ऑफ रेवोल्यूशन में है, और जनता का जो सैलाब आता है तो ये तमाम चीजें अपने आप एड्रेस होती हैं। इसलिए प्रेजेंट की क्राइसिस मोदी जी सॉल्व नहीं करना चाहते, वो फ्यूचर की चीजों को इंश्योर कर रहे हैं, और प्रेजेंट की क्राइसिस इतनी बड़ी हो जाएगी कि उस फ्यूचर तक वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। जी राजीव जी बिल्कुल। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद एक शानदार पॉडकास्ट देखिए, बहुत कुछ उसमें, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी देश की सियासत की। ठीक इसके बाद आप देखेंगे, ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ अनिल जी आपके पास। अनिल जी, क्या यहाँ पे जब देश के हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं, युवाओं की परिस्थितियाँ जो हैं, आज युवा किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की सियासत की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सियासत की बात कर रहे हैं, पिछले 12 साल से सत्ता पर काबिज हैं, अब आने वाले समय में चुनाव हैं। अनिल जी, एक नहीं बल्कि 7 राज्यों के चुनाव हैं अभी 2027 में, और जिसमें से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो आप बताए, फिर इधर मणिपुर, इन सब राज्यों में, गुजरात, यहाँ भी। आपसे समझना चाहता हूँ कि इस वक्त जबकि चारों तरफ आंदोलन और आंदोलन चल रहा है, और सीधा का सीधा जो उंगली है वो नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ है, चाहे वो राहुल गांधी की उंगली हो, चाहे वो यानी गन पॉइंट पे है अभी सरकार, सीधे शब्दों में कहूं तो, चाहे युवा हो, जेन जी हो, जेन अल्फा हो, सबको हम लोग देख रहे हैं। यहां पर कितने खौफ में हो सकते हैं हमारे ज्ञानेश बाबू, या कोई खौफ नहीं होगा? अभी ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर रहे थे प्रशांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां खौफ हो ना हो, खौफ शब्द हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन कितने वो अलर्ट होंगे? नहीं, देखिए क्या है कि हमको लग नहीं रहा है कि वो ज्ञानेश कुमार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला, मतलब पड़ेगा कि वो कुछ बदलने वाले हैं। मतलब ये अब इसके लिए मतलब कोई गलत शब्द ना इस्तेमाल हो, ये सब पूरा ढीठ वर्ड चलेगा, कोई असंसदीय ना हो तो इसको चाहता हूं मैं इस्तेमाल करना। ये लोग ढीठ है, अभी अब कुछ बदलने के लिए नहीं। देखिए, आप बता रहे हैं कि बदलने की अगर रहती बात तो कुरैशी, लवासा, रावत, पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, उन लोगों ने डिटेल्ड मतलब लेख लिखे, इंटरव्यू दिया, बताया, इसको सजेस्ट किया कि ऐसे नहीं वैसे करो, वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डटा हुआ है जवान। तो ये जो इसकी जो असल में है क्या कि ये जो मैनिपुलेशन है वो बहुत बड़े लेवल का है। अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो वो तो हिलने वाले नहीं है। लेकिन है क्या कि सब बक्सा इलेक्शन वगैरह सब रह जाता है, जो कहा लोगों ने कि भाई वो सब उससे कुछ होता नहीं है। जब सैलाब अगर वो सामने है तो वो सब ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। आपको बताएं कि अभी हम लोग कहें तो होगा ये अहिंसक ढंग से। अब वहां तो मान लिया कि रेड आर्मी जो है यूएसएसआर की, वो आप कल्पना करिए, और जो उनका स्ट्रक्चर था, कोई सोचा था कि वहाँ अब कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नाम ही नहीं है, मतलब कहीं वो इलेक्शन भी लड़ने का, मतलब वो उसका कुछ थोड़ा बहुत है जो भी, कोई दम नहीं रहा। ये आप चला नहीं सकते, जब जनता आ जाएगी न तो सब रह जाता है, आपका कुछ नहीं चलता है। तो इसीलिए वो
वो अभी स्थिति क्रिटिकल जो मास कहते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर, वो अभी पहुंचा है कि नहीं हमको अभी उस पर अभी हमको लग रहा है कि अभी राव मतलब जो चल रहा है तैयारी है लोगों के मन में है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि ये जो है जिस तरह की बेईमानी कर रहे हैं वो मतलब रुक जाए और इलेक्शन कमीशन मतलब को अपने को ये दिखाने की कोशिश करे जरा भी बदला है क्या। और न सुप्रीम कोर्ट भी कुछ देख रहे हैं कोई ऐसा दबाव डाले कि भाई कोई ड्रास्टिक परिवर्तन। यहाँ भी जो आया है आपने ही बताया कि कैसे वो जो है एप्लीकेशन आ गया है कि इसके एसआईटी जो गठित किया है उसके खिलाफ, तो समझ लीजिए कि तैयार ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसी का भरोसा है। यही मैं कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकल बैटल वो लूज कर गए हैं। लेकिन अभी भी देखिए अभी अब आप मीडिया का ही देख लीजिए, गोदी मीडिया, वो लोग मतलब कहीं से आपको लग रहा है कि बदलने की मुद्रा में है। वो थोड़ा सा ये है कि इतनी स्थिति बुरी हो गई है कि उनको भागने मतलब एक उपाय नहीं हो रहा है। अब उछलना कूदना फादना जो है वो कम हो गया है। लेकिन जो आप कहेंगे इसके अलावा तो बदलने के तैयार नहीं है। लेकिन आ रहे हैं स्वर, जैसे कि जस्टिस वराले हैं, वो अभी उन्होंने धुले में एक समारोह में उन्होंने कहा कि 32,000 करोड़ रुपए सिंहस्थ जो है नासिक में उसके लिए एलोकेट किया है गवर्नमेंट ने। और मराठी के 100 से 125 स्कूल बंद हो गए। तो उन्होंने कहा कि 32,000 करोड़ में का 0.1% मतलब कि 1000वां हिस्सा अगर वो दे देते 32 करोड़ रुपए तो ये स्कूल बंद नहीं होते। अब देखिए कहा मेरे अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज, और वो ये बात कह रहे हैं कि मराठी के नाम पर कितना यहाँ चालू रहता है कि मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, वो क्या कहते हैं ऑटो और ये को ड्राइवर्स को कैब ड्राइवर्स को कहा जा रहा है कि आप मराठी क्यों नहीं सीखते। और मराठी मीडियम स्कूल बंद हो गए 100 से 125, वो हमारे जस्टिस बोल रहे हैं। और उनका कहना है क्या कि आप सिंहस्थ में खर्च करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसका 1000वां हिस्सा, 100वां भी नहीं, 10वां भी नहीं, 1000वां हिस्सा अगर आप 32 करोड़ रुपए दे देते तो ये सब स्कूल बंद नहीं होते और मराठी मीडियम के स्कूल तो चलते रहते हैं। अब रोड वाले को तो सिखा रहा है, और ये चूंकि इमोटिव इशू है, इसके नाम पर वोट लेना है, तो ये और इससे प्रचार भी हो रहा है कि देखिए कैसा मराठी भाषा के लिए है। और लेकिन उसके लिए लोकेशन है मराठी मीडियम स्कूल बंद हो रहा है, और ऐसा हर एक क्षेत्र में उनके थिएटर। तो ये जो है चीजें उठ रही हैं हर लेवल पे, और इसका असर इलेक्टोरल पर आएगा, मतलब सिस्टम पर। ये अभी मैं कम से कम मैं इनकी जो ढिठाई है और इनकी जो क्या कहते हैं मतलब जज्बा नहीं कहेंगे, मतलब कि जो संकल्प है भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने का, उसमें हमको मतलब हम उसको अभी मतलब उसमें हम कोई तब्दीली नहीं देख पा रहे हैं। मतलब ये लोग आमादा है कि खत्म करना है। अब इसको खत्म लोग नहीं करने देगा, ये भरोसा तो क्लियर हो गया है, ये लोग कर नहीं पाएगा। लेकिन ये लोग अपने तरफ से कोई कोरकसर रखने वाला है, ये मैं नहीं कह सकता। जी जी, अमलेंदु जी आप कैसे देखते हैं? अमलेंदु जी, ये पूरा का पूरा, और जिसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि चुनाव, देखिए चुनावी पद्धति से तो गुजरना पड़ेगा, एजुटेशन बाकी तमाम चीज़ें सब हैं, इसका इस जंतर मंतर का या बाकी या छात्रों की गूंज का कितना असर चुनाव जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, उस पर पड़ते हुए हम लोग देख सकते हैं। जबकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, 30 लाख लोगों के नाम दिल्ली में काट दिए गए हैं पहली लिस्ट में। देखिए राजीव जी, ये जो ज्ञानेश कुमार के ऊपर और इसको आप कहें कि जो प्रक्रिया है एसआईआर की या चुनाव आयोग के जरिए जो कब्जा करने की कोशिशें हैं, तो वो कोशिश तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे और ज्ञानेश कुमार भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन संसद भवन तक जैसे लोग पहुंच गए थे, ऐसे ही चुनाव आयोग तक भी पहुंच सकती है जनता।
तो ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर मोदी जी और बीजेपी इस बात के लिए तैयार हैं कि चाहे कुछ हो जाए, हमको सत्ता पर कब्जा इसी तरीके से बरकरार रखना है, कैपिटल हिल एक यहाँ भी बनाना है, तो मोदी जी जो चाहे वो करें ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर, जो भी करना है। लेकिन अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो फिर जनता सबक सिखाएगी राजीव जी, इसमें कोई अब दो राय दिखाई पड़ती नहीं है। अब एसआईआर के जरिए 10% के आसपास वोट काट दिए गए हैं। इस 10% के बावजूद समर्थन घट रहा है बीजेपी का। हम लोग राजीव जी जिस जैन जी और जैन अल्फा की बात कर रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग उन परिवारों से आए थे, युवा जो थे, जिनके परिवार में बड़े लोग जो हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं बीजेपी, उन परिवारों से आए थे। तो यानी ये ज्ञानेश कुमार ये कैसे पता लगाएंगे कि जो पिताजी हैं वो मोदी भक्त हैं और बेटा जो जैन है वो मोदी जी के खिलाफ हो गया है? ये कौन सा तरकीब निकालेंगे कि उससे ये अब वोट काटा जाए? तो ये तरकीब दिक्कत हुई राजीव जी। देखिए, आप इससे तो काट सकते हैं कि भाई हिंदुओं में ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये ओबीसी है, इनके वोट काट दो, ये अल्पसंख्यक है, इनके वोट काट दो। इसके आधार पर तो आप वोट काट सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको कैसे मालूम पड़ेगी? फेसबुक से आप ले सकते हैं डेटा, इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जिस बाप के बेटे का कटेगा वोट, वो फिर घूमेगा गालियां देता हुआ, वो भी फिर। तो ये दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है राजीव जी की देखिए कोशिशें पूरी करेंगे ज्ञानेश कुमार भी, और अभी उनके जिस तरीके के वक्तव्य आ रहे हैं, आज ही में कहीं उनका देख रहा था, कहीं बयान दे रहे थे कि एसआईआर बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जनता को इसमें सहयोग देना चाहिए, तो ये अपना करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी मदद करता रहेगा, कर ही रहा है, खुलकर मदद कर रहा है। भाई एसआईआर की प्रक्रिया अगर संविधान के विरुद्ध जाकर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको यस कर रहा है, और 3 जजों की खंडपीठ जो है उसका फैसला लाल बाबू हुसैन मामले में उसको किनारे रख रहा है, और 2 जजों की खंडपीठ जो है वो 3 जजों की खंडपीठ के फैसले को नकार रही है एक तरीके से, तो देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में साथ खड़ा हुआ है। तो राजीव ये संकट तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से इससे लड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी संकट तो राजीव जी ये भी बड़ा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। 12 साल से कोई इस्तीफे नहीं होते, किसने सोचा था ये हो जाएगा? तो संकट बड़े होते हैं, तो बड़े संकट के सामने फिर राजीव जी प्रतिरोध भी बड़ा ही आता है। तो जितना बड़ा संकट होगा प्रतिरोध उतना बड़ा ही आएगा, मुझको ऐसा लगता है। और ये इस प्रतिरोध को कुचलने के लिए लगातार गलतियां करते चले जाएंगे, और जितनी ये गलतियां करेंगे उतना ही प्रतिरोध और बढ़ता चला जाएगा। चुनाव आते आते राजीव जी काफी कुछ बदलता हुआ हमको दिखाई देगा। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है या उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, सबसे ज्यादा इनकी निगाहें होंगी राजीव जी इस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव पे। उत्तराखंड पर भी इतनी नहीं होंगी। तो यहाँ ये सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन सवाल यही है कि अगर आप करेंगे, और जिस तरीके का प्रतिरोध हमने जंतर मंतर पर देखा, अगर इसी तरीके से लोग तनकर जो है वो केंद्रीय रिजर्व बल के सामने और पुलिस बल के सामने तनकर अगर खड़े हो गए, तब क्या करेंगे आप? कितने पैलेट गन चलाएंगे? फिर तब क्या यूएन खामोश बैठा रहेगा कि आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, उसमें आप पैलेट गन चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं? तो ये चुनाव की कैसी प्रक्रिया है? तो बहुत से संकट राजीव जी फिर खड़े होंगे। हालांकि ये सब कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आज नहीं आ पा रहे हैं एक जगह पैलेट गन चलवाने पर अमित शाह सदन के अंदर, तो क्या अगर इस तरीके के धतक्रम किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो क्या फिर उसके बाद सदन के अंदर आ पाने की इनकी स्थिति होगी? मुझे लगता है राजीव जी की अगर इन्होंने इन विधानसभा के चुनाव में इस तरीके की कोई हरकतें करने की कोशिश की, तो उसका प्रतिरोध फिर बहुत जबरदस्त होगा, और फिर आप नहीं रोक पाएंगे नेपाल बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां यहाँ बनने से। अभी आपने जनता मंत्र पर वो परिस्थितियां होने से रोक ली, चूंकि हमारे छात्र जो थे वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से थे। लेकिन अगर आप चुनाव में इस तरीके की हरकतें करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि स्थितियां फिर बिगड़ती हुई राज्य की दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल। अब जबकि एक एजिटेशन का कॉल ऑलरेडी दे दिया गया है 5 सितंबर को यहाँ दिल्ली इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च करेंगे, पैदल जाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का आह्वान है, और उस दिन रोकने की कोशिश हो सकती है, उस दिन कुछ और हो सकता है। ये सब देखा जाएगा 5 तारीख को, 5 सितंबर को। और लेकिन एक पूरे देश में एक्सटेंशन तो दिखाई दे रहा है जंतर मंतर का, और वो आंदोलन आप चारों तरफ देख रहे हैं। आने वाले समय में इस आंदोलन और इन तमाम घटनाक्रमों पे हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे न्यूज़ पॉइंट में। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, और इसके तुरंत बाद आप देखिए एक शानदार पॉडकास्ट। उस पॉडकास्ट के ज़रिए देश की वर्तमान सियासत और उसमें भी कैसे
नरेंद्र मोदी की कुर्सी जो है वो हिल गई है, वो सब समझेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका भी शुक्रिया। जल्दी ख़त्म कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी पॉडकास्ट देखें और आपका भी ज़्यादा समय हम ना लें। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, सराहते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अजय कुमार महापात्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, अमन चौधरी साहब हैं, पंकज जी दानापुर पटना बिहार से हैं, राजेश जी हमारे साथ हैं, राजन बंसोड़े साहब हैं हमारे साथ, और विठल जी हमारे साथ बने हुए हैं, लुइस मस्करीना साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कहूँगा कि आप कहीं जाएँ नहीं, सीधे पॉडकास्ट देखें और वहाँ मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।